नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा मैथ प्रैक्टिस बेंच। और दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे। और हमारा पहला सवाल ये रहा। तो सवाल है दोस्तों, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है तथा इसके आधार केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचा एक बांस है जो तंबू के कपड़े को छूता है। तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक रफ डायग्राम जो है यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक, ठीक है ना, एक शंक्वाकार तंबू का डिजाइन बनाने का प्रयास किया। देखिए, इसमें कहा इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो जस्ट ये यहाँ पे है ना, ये जो नीचे का क्षेत्रफल है ये एक वर्त होगा और उसका एक केंद्र होगा, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे है ना, ये जो है ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, और जो कि इस सवाल में कितना दिया है इसको 9 मीटर बताया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई इसकी कितनी दे दी है, 9 मीटर बताई गई है। इसके बाद देखिए, इसके आधार से 6 मीटर की दूरी पर है ना, जो आधार केंद्र है ये रहा वो आधार केंद्र, और इससे इधर की तरफ ले लिया, इधर की तरफ मैं इधर ले रहा हूँ, तो 6 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, 6 मीटर की दूरी पे कोई बांस ऐसे इस तरीके से लगा है जिसकी ऊंचाई बताई गई है 4.5 मीटर। कितनी बताई गई है, 4.5 मीटर, ठीक है ना। तो ये बता दी गई है दोस्तों। अब देखिए, हमें क्या बताना है, तो तंबू के कपड़े को छूता है, तो तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। तो देखिए, जो कपड़े का जो क्षेत्रफल होता है जो यहाँ पे लगा है, हम अच्छे से जानते हैं कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वह उसका क्या होगा, वक्रपृष्ठ होगा, है ना। कपड़े का क्षेत्रफल जो हमसे पूछना चाह रहा है, कपड़े का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वह क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वह क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पाई आर एल। तो ध्यान से समझिए। अब आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको त्रिज्या, क्योंकि पाई का मान तो हम जानते ही हैं, क्या रख देंगे हम 22/7। एक तो आर का मान चाहिए और एक किसका मान चाहिए, एल का। एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होती है ये वाली, इस तरीके से। तो देखिए, और एक त्रिज्या होती है ये। तो आपको आर और एल चाहिए, जबकि आपको बस इसकी ऊंचाई बताई गई है ये, और ये वाला जो बांस है इसकी ऊंचाई बताइए और इसकी दूरी बताई। तो देखिए समझिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दूँ, आप अच्छे से जानते होंगे कि ये वाला एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा और एक त्रिभुज ये है जो यहाँ पे बन जाएगा। अब गौर करिए, ये इसके संगत भुजा ये वाली है, ये इसकी दुगनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये जो होगा इसका क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि ये दूरी कितनी है आपकी 6, तो इसकी जस्ट डबल, इसकी जस्ट डबल 6 दूनी 12, ठीक है ना। इसकी जस्ट डबल क्या होगी आपकी, 6 दूनी 12 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये इसका दुगना है। इसी तरीके से इसकी दुगनी क्या हो जाएगी आपकी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आर आपका कितना आ जाएगा, 12 मीटर। अब आपको निकालना एल, तो एल देखिए, एल बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r², इस तरीके से हुआ ये। तो एल का मान, एच कितना है आपका 9 ऊंचाई, जो कि ये दी है, तो 9² और जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 12 हो गई, ठीक है। तो एल 9 का वर्ग 81 और 12 का कितना 144 हो गया आपका। आप इनको जोड़ लीजिए, तो एल का मान कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 1 5, 8 4 12 और 1 और 1 2, 225, कुल मिला के एल जो हुआ आपका 15 मीटर हो गया है। अब देखिए, आपके पास आर आ गया, एल भी आ गया। अब आर का मान रख दीजिए कितना 12 और एल का मान रख दीजिए कितना 15, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको बस करना क्या है, इसको सोल्व कर लेना है, गुणा भाग हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, ये 22/7 हुआ, 12 पंजे 60, 6, 12 एकम 12 और 6 कितने 18, ये 180 हुआ, ठीक है। अब इसकी और इसकी भी गुणा कर लेते हैं, तो चलिए देखिए, 118 की और 22 की गुणा कर लेते हैं, तो साथ यहाँ बटे पे ये 0 का 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। अब भाग कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ना भाग करके दिखा देता हूँ, तो भाग करके दिखाएंगे हम। 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या चलाएंगे हम, 7 चौक 7 पंजे 35 चलाएंगे, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 4, ये 6, 7 6 42 चल जाएंगे, तो 2 4 बचा 0। और अब देखिए 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगाएं तो 7 7 49 अगला चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि 565.7 कुछ आएगा, और जो कि लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेट इन ऑप्शनों के हिसाब से किसके आसपास है, 566 के।
तो इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब क्या दे देंगे, 566 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा डी आंसर है। तो देखिए दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना था कि हमें इस सवाल में आर और एल कैसे निकालना है, उनकी वैल्यू पुट करते ही बड़े ही आसानी से हम सवाल का आंसर निकाल सके। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, दो आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रम से 456 वर्ग मीटर है ना, ये क्षेत्रफल की यूनिट बता दी है। तो और कहा भी है कि क्षेत्रफल है, तो 456 वर्ग मीटर तथा 1032 वर्ग मीटर है। तो दो भूखंड जो हैं, जमीन के टुकड़े जो हैं, उनके क्षेत्रफल बताए गए हैं वर्ग मीटर में। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की, एक तो समान और दूसरा क्या कहा है, अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं। क्या है दोस्तों, क्यारियां। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं से सोचना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कहा है कि क्यारी की लंबाई बताइए और उसकी चौड़ाई पूछिए। और देखिए जहाँ तक हम समझते हैं और जानते हैं कि भाई ये अगर लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अगर लंबाई दे दी गई है और चौड़ाई पूछ रखा है, तो चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो कहने का मतलब क्या है भाई, लंबाई तो हमें पता लगी कि लंबाई कितनी है, 8, हम यहाँ 8 लिख लेंगे। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, हम ऊपर क्या लिखेंगे, तो हमें चाहिए क्यारी का क्षेत्रफल। हमको क्या चाहिए, क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखिए जो शुरुआत में दिया था उससे समझते हैं, मतलब हम फिलहाल ये समझ में आ गया कि हमें सोचना कैसे है सवाल को। हमें सवाल में चाहिए क्यारी का क्षेत्रफल। अगर हमें क्यारी का क्षेत्रफल पता लग जाए तो हम उसे लंबाई से भाग देके क्या पता कर लेंगे, चौड़ाई पता कर लेंगे क्यारी की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहा दो भूखंड है, एक भूखंड ये हो गया है ना, इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया, 456 वर्ग मीटर। दूसरा एक और दे दिया है ना, इसका क्या बता दिया, 1032। और इनमें समान, यानी कि जो भी क्यारी है एक तो वो समान है और वो अधिकतम क्षेत्रफल की है, इस तरीके से है। तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर है। तो बताइए, तो देखिए इन्होंने कहा ये जो क्यारी है वो अधिकतम क्षेत्रफल की है, तो और दोनों का क्या, क्योंकि वो इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, तो पूरा पूरा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बड़ी अधिकतम, अधिकतम मतलब हाईएस्ट है और दूसरा फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन भी है क्योंकि दोनों में होना चाहिए, और इसके अलावा वो क्या होनी चाहिए, फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए इसका और इसका, वही क्यारी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या है, HCF है दोस्तों। क्या है, HCF हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि ये अधिकतम अगर रखना है हमें और वो दोनों में हो तो कॉमन भी हो और वो बड़े से बड़ा अधिकतम, जैसे कि इसमें कहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 456 और 1032 का जो HCF होगा, जो क्या होगा, HCF होगा, वही हमारे लिए क्यारी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और बस जैसे ही हम इसका HCF निकालेंगे उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि वो क्या काम करेगा, क्यारी के क्षेत्रफल का, और 8 से भाग देते ही चौड़ाई आ जाएगी। तो पहला काम हमारा क्या है, हम जो है HCF निकाल लेते हैं। तो 1032 को भाग देंगे हम यहाँ पे किससे, 456 से। तो चलिए देखिए 2 बार हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो 2 छक्के 12, 1 2 पंजे 10 और 1 11 है ना, 2 चौका 8 और 1 हासिल जोड़ लिया तो 9। अब देखिए घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो यहीं 10 में से 9 गया कितना, 1, तो ये आया 120। अब देखिए हम जानते हैं जैसे ये शेषफल का मत ये आगे चला जाएगा, तो 456 है ना। अब देखिए 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौका 48 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 बार चलाएंगे, 12 तीय 36 यानी कि 360 यहाँ पे आ जाएगा। ये घटाया आपने 6, 15 में से 6 गए 9 आ गए, 96 हो गई। अब क्या करेंगे, ये 120 आगे रख लेंगे, तो 120। तो देखिए एक ही बार चलेगी कितने, 96। तो घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 गए कितने, 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11 में से 9 गए कितने, 2। अब ये 96 आपको आगे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इसको इधर करते हैं, हमें क्या करना है, अगली बार हम 96 आगे लिखने वाले हैं। तो चलिए जो आप 96 को 24 से भाग दो वो यहाँ कर देते हैं, तो 24 चौके 96। अब देखिए आपका शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। और जैसे ही आपका शेषफल आता है तो जिससे आपने भाग दिया है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो इस सवाल में इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वह कितना निकल गया, 24। इसका मतलब जो क्यारी है उसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, 24, और वो हमने यहाँ रख दिया। तो हमने पहली बात की थी कि लंबाई गुना चौड़ाई होगा क्षेत्रफल, और चौड़ाई जो है क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है इनका HCF होगा, इसी पे हमने चर्चा की है अभी। तो इस तरीके से 8 3 24, तो चौड़ाई कितनी होगी, 3 मीटर। तो कितने आसानी से हमने सवाल को निकाल लिया है दोस्तों। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया है। आंसर हुआ C, और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा है राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न जो है वो सही किए हैं। जो सही की परसेंटेज है 80% बताई गई,
उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किए, 41 में से 37 प्रश्न सही किए, तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न में 5 प्रश्न का हल सही पाया। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम इसे समझे, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, कुल कितने प्रश्न ये तो पूछा गया है। तो कुल प्रश्न एक कैटेगरी होता है कुल प्रश्न की, ऐसे, और एक उसके सही प्रश्न है। यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखिए, अगर हम कुल प्रश्न और सही प्रश्न का हिसाब लगावें तो सबसे पहले हमें ये बात बताइए कि 41 में से 37 प्रश्न उसने क्या किए हैं, सही। यानी कि अगर 41 क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो उनमें से तो कितने सही है, 37। और उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न सही है। अब वे 8 कितने हैं, वे अगर 2 बार 8 के हैं तो दोनों 8 में से 2 बार 5 के सही हैं, 3 हैं तो वे तीनों बार 5 के सही हैं, इस प्रकार की बात है। तो देखिए, प्रत्येक 8 है ना, अब में 8 कितने हैं ये नहीं पता, पर जितने 8 के हैं उतने ही कितने क्या होंगे, 5, क्योंकि हर एक 8 में से 5 सही पाएंगे, हर एक 8 में से 5 सही। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन 8 की संख्या कितनी होगी, लेकिन जितनी होगी उतनी किसकी होगी, 5 की होगी। तो अगर ये 8 कितनी बार आए हैं, मान लो 3 बार, तो उन्हें 8 इस तरीके मतलब x बार, तो हम क्या कर सकते हैं, 8x लिख सकते हैं, तो उतने क्या आएंगे, 5 के। तो देखिए, तो मान लिया कि भाई 8 के जो है पेयर में कितने बनेंगे, x, और उसी हिसाब से प्रत्येक 8 में से 5 प्रश्न सही मिल जाएंगे, तो सही प्रश्नों की संख्या इधर कितनी बैठ जाएगी, 5x। तो देखिए, यहाँ पे 41 में तो कितने सही हुए थे, 37, और प्रत्येक 8x में से कितने सही होने चाहिए, 5x। अब जैसे कि इसने कहा कि भाई प्रश्न जो सही हो रहे हैं वो 80% सही है, तो ये जो चीज़ है, मतलब इसका 80%, कुल प्रश्नों का 80% इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, 41 + 8x, ये तो होगी कुल प्रश्न, और एक परीक्षा में 80% सही किए हैं, तो इनका 80% जो भी आएगा वह किसके बराबर होगा, सही प्रश्नों के, क्योंकि परीक्षा में जो राजेश है वह क्या करता है, 80% है ना क्वेश्चन सही करता है। अब अगर मैं सोल्व करूँ तो 0 काट दी, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4 की तो यहाँ गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164, और 4 अट्ठी कितने, 32, अंदर गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस 4 की इसमें गुणा कर दी और अभी इसमें कर दी, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164, वहीं 4 अट्ठी कितने, 32x। अब ये देखिए, ये 5 भाग में था वो गुणा में जाएगा, इसकी गुणा भी कर दीजिए आप, 5 से 35 और 5 × 15 और 3 18, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए, इधर 5 × 5 = 25x। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक्स वाले जो हैं वो एक तरफ ले लेंगे हम, ये कितने हैं, 32x है, और उधर क्या है, 25, तो इधर आके माइनस हो गए, तो ये 25 जो है इधर आके माइनस हुआ, इधर कितना था, 185, और ये जो है 164 उधर हमने माइनस कर दिया। अब देखिए, 32 में से 5 गए तो कितने आ गए, 7x, तो यहीं पे 5 में से 4 गए तो 1, और 8 में से 6 गए तो कितना, 2। अब देखिए, ये 7 जो गुणा में है भाग में आ गया, तो x बराबर कितना हुआ, 21/7, तो 7 × 3 कितने, 21, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x का मान कितना, 3। तो यहाँ पे जो हम सोच रहे थे कि 8 कैसे कितने पेयर बनेंगे, तो कुल प्रश्न हमें बताने और x का मान हमें पता लग गया है। भाई 8 का ही तो हिसाब लगाना था कि कितनी बार 8 के आए होंगे, तो कुल प्रश्न 41 तो एक थे, और 8 जो है वो कितनी बार मिल जाएगा, 3 बार, हमने x का हिसाब लगा लिया। तो इस तरीके से 41 और 8 दिए 24, तो जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 4 और 2 6, तो कुल जो प्रश्न है, कुल प्रश्न में कितने हुए परीक्षा में, 65%, यानी कि कुल प्रश्न 65 आए थे परीक्षा में, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ, बी सही हुआ। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा है, 25 नग रजिस्टर। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे 25 नग, ये 25 रजिस्टर भी कही जा सकती है, ये एक यूनिट का काम करेगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आगे देखिए, 25 नग रजिस्टर बेचने पर किसी व्यापारी को 5 नग रजिस्टर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें बस यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो लाभ है वो विक्रय के बराबर है या फिर क्रय के बराबर है। तो अगर विक्रय के बराबर है तो कैसे सोचते हैं कि भाई अगर हमने 25 रजिस्टर बेच दिए, नग का इस्तेमाल हम बोलने में करते भी नहीं, ऐसे कर लेते हैं कि 25 रजिस्टर बेच दिए तो 5 का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 25 बेचने पर अगर 5 रजिस्टरों का लाभ हो गया है तो हमारी लागत कितनों ने पूरी कर दी, 20 ने कर दी, यानी कि हमारी जो लागत है, यानी कि जो हमारा क्रय है वो किसने पूरी कर दी, 20 ने। तो बस अगर विक्रय यहाँ पे है तो आप उसे सीधे घटाएं और ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय। अब देखिए, लाभ प्रतिशत पूछ रखा है, ठीक है, तो अगर यहाँ क्रय होता तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो फिलहाल विक्रय है इसलिए विक्रय का हिसाब कैसे लगाया कि जो भाई है ना, विक्रय के बराबर अगर लाभ है तो इसी विक्रय में से ये लाभ अपना घटा दिया सीधे सीधे, तो ये जो है क्रय के काम कर जाएगा। तो लाभ कितने का, लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ
यानी कि 5 बटे करेक्ट क्या है 20 रहेगा और गुणा कितना 100%। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो 5 चौक 20 और 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 चौके 100 होते हैं। तो लाभ जो है आपका वो कितना आ गया 25% आ गया। तो आपका आंसर क्या आया बी आया। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है, एक वस्तु रुपए 220 में बेचकर नीता 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। तो जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि लाभ हानि का इस सवाल को हम किससे करने वाले हैं, अपनी पहाड़ी विधि से करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा 220 में बेचकर, तो विक्रय मूल्य हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सभी को पहाड़ी ट्रिक आती है, और अगर ऐसा कोई है जिसे नहीं आती तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए और वहाँ पे जो आर एस अग्रवाल का जो मैथ है वहाँ पे आपको है ना बहुत सारी वीडियो क्रम से है ना 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप देखिए और लाभ हानि का टॉपिक आप वहाँ पे देखेंगे तो पहाड़ी विधि से बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। तो क्या कहा, एक वस्तु 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। तो 10% लाभ, तो इस 220 पे था 10 का लाभ, लाभ हम यहाँ लिखते हैं। तो इस 220 का जो लाभ है इसी के साथ है ना एरो बना के मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए अगर ये कम हो जाए यानी कि नीचे उतर आएंगे आपसे लाभ को लेकर, तो आप पहुंच जाएंगे क्रय मूल्य पर। क्रय पर न लाभ होता है ना हानि। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक नहीं रुकना, आपको वापस 30 का लाभ करना है। तो आप वापस जाइए, इस बार आपको 30% का लाभ प्राप्त करना है। तो इस बार इस तरीके से एक दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है जिस पर 30 का लाभ हो। इस वाले पे तो 10 का लाभ था, तो पहले नीचे उतरिए फिर 30 का लेकर ऊपर चले जाइए। तो बस इतना सही काम करना है। तो 220 ये नीचे आया तो बटे की लाइन के नीचे 100 में 10 को जोड़ देंगे 110 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 100 में आपने इसको जोड़ दिया तो 130 हुआ। इस तरीके से देखिए जीरो कैंसिल करिए, 11 दूनी 22 हुए, 13 दूनी 26। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर क्या आया 260 रुपये। तो देखिए कितना आसान था, आंसर हुआ सी और मुझे क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए इसमें कहा है 40, 10, 25, 20 और 35 एवं x का जो औसत है वह कितना है 25 है। औसत जो बताया गया है एवरेज वो क्या है 25 बताया गया। तो x का मान बताना है। तो देखिए अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ कि औसत होता है क्या है, तो औसत एक ऐसा काल्पनिक नंबर है जहाँ पे सभी को क्या कर दिया जाएगा संतुलन, जिस पे ज़्यादा है उसका किसी और को देकर है ना सबको 25-25 बनाया जाएगा, यानी कि सभी का क्या बनाना है 25 बनाना है। औसत का मतलब क्या होगा कि हर एक वैल्यू किसके बराबर हो जाए 25 के, ऐसा लगे, तो यही औसत होता है कि प्रत्येक वैल्यू। लेकिन अब देखिए किस तरीके से आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर 40 का 25 बनाना हो तो आपको इस पे से क्या करना पड़ेगा, 15 जो है इसके पास एक्स्ट्रा है वो किसी और को देने पड़ेंगे। नहीं, अब देखिए 10 जो है उसके पास क्या थे 15 कम थे, क्लियर हो गया। अब देखिए इसे ना किसी को लेने ना देने क्योंकि पहले से 25 है, इसके पास है ना 5 कम है, तो वहीं इसके पास क्या है 10 कम है। अब देखिए ये टोटल हिसाब किताब जीरो हो जाना चाहिए कि आदान प्रदान कैसा कि भाई सब बराबर हो जाए, और ऐसा कब होगा जब जीरो हो जाए। तो +5 और -15 ये ऐसे दे दे है ना, ये ऐसे दे दे और ये इस पर से ले ले, तो ये 25-25 इक्वल हो जाएंगे, इसे देना लेना है नहीं। ये -5 है ये 10 है, तो यहाँ पे चाहिए हमें -5, क्या चाहिए हमें यहाँ पे -5। सोचिए टोटल जीरो बैठ रहा नहीं बैठ रहा, +15 -15 जीरो, तो -5 और -5 और +10 तो बैठ जाएगा ये भी जीरो। तो कुल मिला के ये टोटल इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए सोचिए कि यहाँ पे x का मान आखिर क्या हो, जो 25 में से 5 क्या रह जाए कम, तो क्या होना चाहिए 20, तो x का मान क्या हुआ 20। तो देखिए एक तो ये तरीका हुआ, ठीक। अब अगर हम कहें अगर ये मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेकंड मेथड जो कि आपको पता ही होगा कि भाई योग बराबर क्या होता है ना, औसत, या तो ऐसे कह लीजिए कि औसत बराबर योग बटे संख्या, या योग बराबर कह लीजिए संख्या गुना औसत, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए योग, इनका योग करिए, 40, 10, 50, 75 है ना, और 75 और ये 20 95 हो जाएगा, और ये 130 और प्लस के x, तो 130 प्लस x, ये तो वो इनका सबका जोड़ हमने जोड़ लिया। और संख्या कितनी है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या, और औसत कितना है इनका 25। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 130 प्लस x बराबर 25 के 150, और ये 130 आपने इधर लेकर क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो x बराबर 150 माइनस 130, तो कुल मिला के x का मान कितना आ गया आपका 20 आ चुका है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के आंसर हुआ ए। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए इसमें कहा है 30%, 20% तथा 10% कि क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। देखिए देखने में ऐसा लगता है कि भाई 30%,
20% और 10% की छूट देकर किसी ने हमें 30 और 20, 50 और 10, 60% की छूट दे दी है। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर उसे 60% की छूट ही दी थी तो उसने एक क्रम से क्यों दी, क्यों वो सीधे सीधे 60% की नहीं दे सकता था। तो इसका मतलब कुछ तो अलग है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों यही बात है कि अगर ये सीधे सीधे 60 होता तो वो सीधे सीधे 60 का, तो यानी कि क्या इसके समतुल्य पूरा 60 ही है, क्या इनका जोड़ जो 60 है वही इनके समतुल्य है, यानी कि इनका रिजल्टेंट बट्टा है ना, ये किस छूट के बराबर है, क्या ये 60 के बराबर है या उससे कुछ कम है या ज़्यादा है, क्या होगा, कैसे समझना है। तो देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करें तो अगर हमारे पास कोई वस्तु 100 की है और उस पर अगर 30 का बट्टा मिले तो इसका मतलब 30 की छूट यानी कि वो 70 की होगी। फिर अगर उसमें 20 की छूट मिले तो 70 का 20% 14 होगा, फिर वो घटा लेंगे हम, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 56 हो जाएगा। और फिर उस पर अगर 10% की छूट मिले तो ये 5.6 होगा। और अगर आप इसमें से 56 में से क्या घटाएंगे, 5.6 घटाएंगे, तो अब देखिए आप कितना आएगा यहाँ पे 50.4। तो वस्तु कितने की मिलेगी, 50.4। तो ओवरऑल 100 की वस्तु 50.4, पहले 30 की छूट 70 की, फिर 70 पे 20 की छूट तो 14 घटे तो 56, और 56 पे 10 कितना बैठा 5.6, इस तरीके से। तो 100 में से अगर मैं कितना घटाऊँ 50.4, तो देखते हैं कितना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पॉइंट, यहाँ 9 और यहाँ कितना 4, तो 49.6 का जो बैठा है समतुल्य बट्टा, जो कहीं ना कहीं हमें देखने में एकदम तो ऐसा लग रहा है 60 का, लेकिन वास्तव में देखा कि पहला तो 100 पे लगेगा, फिर अगला जो बट्टा है वो असल में 70 पे, वरना सीधे सीधे अगर वो 60 का देता 100 पे से ही 60 घट जाते 40 की वस्तु आती। लेकिन उसने चतुराई दिखाई, हमें देखने को जो चीज़ कितने की लग रही है 60 की, तो उस पर देखो पहला बट्टा 30 पे मतलब 100 पे हुआ तो 30 यानी कि 70, तो अगला बट्टा अब 70 पे लगेगा। 70 का जो 20% है वो 20 तो नहीं बैठ सकता, कम बैठा, 14 बैठा, 7 दूनी 14 बैठा, 14 घटाए तो 56 है, और 56 का 10%, 10 नहीं बैठ सकता, 5.6 बैठा, 10 से भाग दे दिया 5.6, और ये आया इस तरीके से। तो हमने देखा 100 में से 50.4 घटा के, तो छूट जहाँ हमें 60 की लगी थी वहाँ केवल कितनी निकल गई, 49.6। अब सवाल ये है कि क्या इसकी कोई ट्रिक बना दी जा सकती है, बिल्कुल। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ कितनी की थी 100 की थी, तो पहला बट्टा 30 का तो कितने परसेंट हो गए 70, तो 70/100। फिर दूसरी कितने की होगी, है ना, आपका 20 घटा लिए तो 80/100, और एक कितना आपका ये 10 का बट्टा, तो कितना यहाँ पे 90/100। और इतना समझ लें कि देखिए 100 तो आपका कट ही जाएगा, तो अगर इतना भी लिख रहे हैं हम सीधे सीधे कि भाई 70, 80, 90 और 2 बस 100 के लिए, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये कट ही जाए, तब हम सोल्व कर दें। तो 3 जीरो पहले काट दीजिए इस तरीके से, तो 7 8 56 गुणा 9 बटे कितना 10। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 9 6 54, 5 9 5 45, 5 50। अब 10 का लग गया है पॉइंट, तो वस्तु बिकेगी कितने में 50.4 की, जैसे हमने एक एक करके स्टेप को सभी निकाला था। अब यहाँ पे 100 में से इसको घटा देते हैं 50.4 को, तो वही आएगा हमारा 49.6। तो समतुल्य बट्टा सीधे सीधे ट्रिक, ये हुई बेसिक बात हुई, तो हमने समझा भी अच्छे से। उम्मीद है अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो 49.6, अच्छा 49.6, ये बाद में जीरो बढ़ा रखे हैं इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, हम जानते हैं कि इस जीरो का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ बी, और बढ़ते हैं अब अगले सवाल। तो आइए सवाल करते हैं। इसमें कहा है रुपये 450 की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 504 हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर 650 की धनराशि 2.5 वर्षों में क्या हो जाएगी। तो उसी ब्याज की दर, तो हमें यहाँ पे जो दर है, जिस दर से ये 504 हुआ है वो निकालनी पड़ेगी, फिर उस दर से इसका 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो इतना काम है। देखिए, तो मूलधन यहाँ कितना है 450, वहाँ पे वो कितना है 504, तो ब्याज हो गया 504 में से मूलधन आपने 450 घटाया, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 54। तो 54 का जो होगा वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब अगर आप दर निकालना चाहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं दर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा क्या समय। तो चलिए इससे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके से इसमें रखिए, दर कितना हुआ एसआई हो गया है 54, साधारण ब्याज 54 हुआ, ये कितना 100, मूलधन कितना है हमारे यहाँ 450, तो वहीं समय कितना है 3 वर्ष। सोल्व करते हैं, देखिए जीरो काट दीजिए, 9 पंजे 45, 9 6 54, ठीक है ना, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। तो ब्याज की जो दर है वह कितनी होगी 4%। अब बस हमें क्या करना है, इस मूलधन पर इस दर से 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो चलिए ब्याज निकालते हैं। तो हम जानते हैं मूलधन गुणा दर कितनी 4%, तो 4/100, और गुणा समय, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे कितना 2। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये जीरो काट लीजिए, 5 से कितनी बार 2 बार, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से 2 काट दीजिए, तो कितना आ गया ब्याज यहाँ
65 आ गया। साधारण ब्याज कितना है 65। मूलधन कितना था यहाँ 650 और ब्याज कितना आया है 65 आया है। अब जोड़ दीजिए तो कितनी धनराशि हो जाएगी 5, 6, 5, 11 और एक जोड़ लीजिए तो कितना आया 715। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हुआ सी। और बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं। इसमें कहा 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रम से है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो जैसे हम अच्छे से जानते हैं इस प्रकार के सवाल में हमें इन समय का क्या लेना है एलसीएम लेना है। ठीक है, हमेशा एलसीएम लेते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 10 और कितना 12 सेकंड। अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो मल्टीपल हैं दूसरे संख्याओं के ना छोड़ देंगे। 2, 4 और 6 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 के ही मल्टीपल, 2 पूरे है ना, 2 6 12, 4 3 12, ऐसे 6 दूनी 12। तो 8 10 12 का जो होगा वही काम कर जाएगा एलसीएम का। तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर से 2 ले लीजिए, 2 5, 2 3 6। अब ये क्या है सहभाज्य संख्या, तो एक बार 2 आएगा ये 1 हो जाएगा, एक बार 3 आएगा तो 3 का 1 हो जाएगा, है ना, और एक बार क्या आएगा 5 आएगा। तो देखिए ये आ गया आपका इनकी गुणा एलसीएम। सबसे पहले क्या कर लेते हैं 5 और 2 की गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तो इसकी और इसकी गुणा कर लिया। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 12 ढाई 120, तो 120 सेकंड। क्यों, क्योंकि सब सेकंड थी, ये सब क्या थी सेकंड थी। तो 120 सेकंड अगर इसको मिनट में बदलें तो 120 को हम 60 से भाग कर लेंगे और हम जानते हैं कि इस तरीके से कितना आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा। तो ये आया आपका 2 मिनट। ठीक है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद ये घंटे क्या है बजेंगी। अब पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो देखिए जैसे कि अभी हमने एचसीएफ एलसीएम का लेसन पढ़ा उसमें भी ये बात समझी थी कि देखिए आप हिसाब लगाओ कि अगर 2 ही मिनट में बजानी है तो कितनी बार बजेंगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि 2 को 2 से भाग कर दे तो एक ही बार, नहीं, एक तो ये हुआ एक बार, लेकिन एक शुरुआत की होती है बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग की, जहाँ से शुरू करते हैं। तो एक बार तो यहाँ बजी होंगी, एक बार यहाँ, तो 2 बार बजेगी। 4 में देखिए आप 4 को आप 2 से भाग करते हैं तो ऐसे तो क्या आता है 2 आता है, लेकिन आप समझे जरा कि 4 मिनट में 2 ये 2 ये, तो एक बार तो यहाँ पे बजेगी, एक बार यहाँ, और एक बिल्कुल स्टार्टिंग की शुरू वाली, है ना, एकदम शुरू वाली। तो कितनी बार बजेंगी एक बार और, यानी कि 3 बार बजेंगी। तो एक एक्स्ट्रा आता है। आप 6 में से हिसाब लगाओगे, 6 को 2 से भाग दोगे 3 आएगा आपका, लेकिन जब हिसाब लगाओगे 1 2 और 3 कि 2 ये 2 ये और 2 ये, लेकिन एक शुरुआत की तो कितनी 4 हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक शुरुआत की भी रहती है। तो 30 मिनट को अगर आप 2 से भाग दें तो अब वैसे तो आएगा 15, लेकिन एक जो है ना, और तो आगे आगे जाएंगे 15, लेकिन एक शुरू वाली भी है। तो इस तरीके से कितनी बार 16 बार जो है घंटियाँ बजेगी। इसका आंसर हुआ डी। तो मुझे क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, इन संख्याओं का औसत x है, यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं ऐसे सवाल हम किस तरीके से कर लेते हैं भाई, संख्या औसत और यहाँ पे लिख लेते हैं इधर योग, ऐसे करें। देखिए n संख्या का औसत कितना बताया x, तो उनका योग कितना हो जाएगा भाई nx का 2 संख्याओं में से, 2 संख्या नहीं 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें। भाई अगर 2 संख्याओं में से घटाना है तो संख्या तो नहीं बदलेंगे भाई, जो भी संख्या के मान हो, मान लीजिए संख्या 50 है, एक 48 है, तो आपने 36 घटा दी, यहाँ भी घटा दिया, तो जो भी आवेगा, है ना, मान लीजिए 14 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, संख्या तो ये भी काउंट होगी, गिनती में तो ये रहेंगी। संख्या तो में 2 हैं अभी भी, तो संख्या जितनी है उतनी रही, लेकिन प्रत्येक में से 36 घटा देने पे नया औसत जो हो गया वो x - 8 हो गया। तो अब देखिए नया औसत कितना हो गया x - 8। अब देखिए इसकी और इसकी गुणा योग होगा, n गुणा x - 8, n गुणा x - 8 क्या होगा योग होगा। अब अगर पुराने योग और नए योग में फ़र्क समझें तो कितना फ़र्क है। देखिए इस योग में से 2 बार 36 घटा रखा है ना, 2 संख्या में से, इसमें से भी, मतलब इस तरीके से। हमें नहीं पता खैर में संख्या क्या है, मैं तो आपको केवल यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे संख्या जितनी है उतनी यहाँ रहेंगी, संख्याओं में से 36 घटाए, संख्या को नहीं हटाया है। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई 36 और 36 यानी कि 72 कम हुए हैं, कितने 72, यानी कि जो नया योग आया अगर पुराने हिसाब से देखें तो अगर पुराने में से 72 कम कर दें तो वो नए योग के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसे हल करूं तो nx - 8n और बराबर nx माइनस कितने 72, nx से nx आप काट सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। 8n बराबर कितना हुआ माइनस के 72, माइनस माइनस काट दीजिए, आग से 8 से ये 72 कट जाएगा 9 बार, 8 9 72, तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरीके से n का मान जो बताया पूछा था वो कितना आ गया आपका सी आया। तो देखिए ये थे आज के सवाल। उम्मीद है आज के सवाल आपको बहुत अच्छे लगे हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।